नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा होगा आपको। मैं वाल्व के मरीजों का पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सराहा है मेरे वीडियोस को, और बहुत सारे वाल्व के मरीजों ने प्रश्न पूछे हैं वाल्व के ऑपरेशन के बाद वाल्व से संबंधित कैसा जीवन रहेगा। तो उस विषय में थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा और विस्तार में मैं बताना चाहूँगा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक वाल्व के मरीज के ज़िंदगी आगे कैसी होगी उसको निर्धारित करती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको डिटेल में बताया हुआ है कि वाल्व की खराबी जब सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है तो उसे किसी तरह के इंटरवेंशन की, किसी तरह के ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। सबसे कॉमन प्रश्न उठता है कि क्या इसमें ऑपरेशन ही ज़रूरी है, क्या दवा गोलियों से इलाज नहीं हो सकता। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि वाल्व जब सिकुड़ जाता है या वाल्व जब लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, दोनों ही सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी समस्या है जो दवा गोलियों से उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसे बनाया नहीं जा सकता। इस मैकेनिकल प्रॉब्लम को किसी तरह की सर्जरी या किसी तरह का इंटरवेंशन आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो ये क्लेम करता है कि ये दवा गोलियों से ठीक हो जाता है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना होगा। अब जब हमारे पास कोई वाल्व की बीमारी की डायग्नोसिस आती है, आपको पता चला कि आपको वाल्व की बीमारी है या घर में किसी मेंबर को वाल्व की बीमारी है और वो सीवियर है, हमें ये दूसरी बात यह समझनी बहुत ज़रूरी है कि सबसे कॉमन जो 2-3 वाल्व इन्वॉल्व होते हैं, एक माइट्रल वाल्व, दूसरा आयोटिक वाल्व और तीसरा ट्राइकस्पिड वाल्व। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका वाल्व के ऑपरेशन के बाद आपका भविष्य कैसा होगा, आपको बीमारी किस स्टेज में पता चली। माइट्रल वाल्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो बीमारी दो तरह से पता चलती है। वाल्व की बीमारी जो है, एक कि मरीज़ को कुछ सांस की तकलीफ़ हुई, कुछ धड़कन की समस्या हुई जो कि धीरे धीरे बढ़ी, फिर मरीज़ डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ जांच करवाई या उसने दवा गोली दी, उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर उसने इको की जांच करवाई, किसी हार्ट के डॉक्टर के पास पहुंचा और उसे बीमारी का पता चला। दूसरा एक कॉमन मोड होता है, एक कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कि मरीज को अचानक लकवे की शिकायत हो गई और जब उस लकवे का कारण ढूंढा गया, कि यंग पेशेंट 30 साल की लेडी है या 40 साल का व्यक्ति है और अचानक लकवे की शिकायत हो गई, जब उसका कारण ढूंढा गया तो पता चला कि उसका वाल्व बहुत सिकुड़ा हुआ है। माइट्रल स्टेनोसिस जो बीमारी है जिसमें माइट्रल वाल्व सिकुड़ जाता है, इसमें बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कि मरीज को लकवा हो जाता है और कारण ये होता है कि खून का थक्का जम जाता है हार्ट में, खून का प्रवाह आगे नहीं बढ़ पाता और इस कारण से मरीज को लकवा हो जाता है। कभी पाँव में खून का प्रवाह अचानक रुक जाता है, उंगलियां काली पड़ने लगती हैं, जब कारण ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि माइट्रल, तो इमरजेंसी में प्रेजेंटेशन होता है। इसी तरह जो मरीज आयोटिक स्टेनोसिस के पेशेंट होते हैं, जिनका आयोटिक वाल्व सिकुड़ा हुआ है, ऐसे मरीज बिल्कुल स्वस्थ अपना जीवन बिता रहे होते हैं, कई तो जिम रेगुलर जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन सडनली अनकॉन्शियस होकर गिर गए या अचानक हार्ट की धड़कन रुक गई उनकी या अचानक सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो इमरजेंसी में प्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह अगर आपको सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस या सीवियर कोई भी सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन, सीवियर बीमारी, वाल्व की बीमारी का पता लग चुका है, अब ऑपरेशन करवाने में आप कितनी देर करते हैं। कई मरीज इस वजह से देर करते हैं कि उन्हें ऑपरेशन से डर लगता है, कई मरीज इसलिए देर करते हैं उन्हें लगता है कि अभी लक्षण कम है, थोड़ा सा मैं और वेट कर लेता हूँ, जब लक्षण बढ़ेंगे तब करूँगा। कई मरीज सोचते हैं कि दवा गोलियों से इलाज करके देख लेता हूँ। यह गैप जितना बड़ा होता है, आपकी बीमारी धीरे धीरे उतनी बढ़ती जाती है। ऑपरेशन के बाद फ़ायदे मिलने के चांस, इवन जब वाल्व आपका ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जाता है या वाल्व बदल दिया जाता है, उसके बाद भी आपको लक्षण बने रहते हैं। कई बार हार्ट की कंडीशन बहुत डाउन हो जाती है। तो आपका भविष्य कैसा होगा यह पहले इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जब आपकी डायग्नोसिस हुई और आपने ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करवाया, इसके बीच में कितना गैप है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है
कि आपका ऑपरेशन के पहले हार्ट की पंपिंग क्षमता कैसी थी, आपके फेफड़ों को जाने वाली नस में खून का दबाव कैसा था, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये जैसे जैसे हम बीमारी को इग्नोर करते हैं या हमें सीवियर डिजीज़ हो गई, हमें लक्षण कम आ रहे हैं, तो बेसिकली जब हमें लक्षण कम आते हैं उसका कारण ये होता है कि हमारा शरीर एडजस्टमेंट में लगा रहता है, हमारा हार्ट किसी तरह एडजस्ट करके काम चलाता रहता है और हमें लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर हार्ट को तकलीफ़ हो रही है, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हार्ट की पंपिंग अगर डाउन हो रही है या आपके फेफड़ों में खून का दबाव बढ़ रहा है, जिसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ये दोनों स्थितियां अगर बन रही हैं धीरे धीरे, इसका मतलब आपका जो भविष्य है, आपका जो वाल्व का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो आपकी स्थिति रहेगी, वह इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जितने हार्ट की पंपिंग डाउन रहेगी, जितनी आपके फेफड़ों में खून का दबाव बढ़ा हुआ होगा ऑपरेशन के समय, उतना ही ऑपरेशन के बाद आपकी बीमारी कम ठीक होगी, आपके लक्षणों में कम आराम मिलेगा, आपकी लाइफ उतनी कम स्वस्थ रहेगी। तो इस बात का हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि बहुत देर ना करें इस सोच विचार में कि ऑपरेशन करवाऊँ नहीं करवाऊँ, क्योंकि उससे आपका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ऑपरेशन के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा वाल्व के मरीजों में, कि आपके कितने वाल्व का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कुछ मरीजों को केवल एक वाल्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल माइट्रल वाल्व या केवल एओर्टिक वाल्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ वाल्व्स, जितने वाल्व आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतना ही आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है और आपका ऑपरेशन के बाद आपका आउटकम जो है, जीवन कितना स्मूथ रहेगा, वो इस बात पे भी निर्भर करता है। अगर आपका एक वाल्व बदला गया है, एक वाल्व रिपेयर हुआ है, आपका जीवन ज़्यादा स्मूथ रहेगा। 2 वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, डबल वाल्व, तो आपका हार्ट ज़्यादा बीमार है, आपको ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है। और अगर आपका 3 वाल्व का हुआ है या सपोज़ किसी को माइट्रल वाल्व के साथ ट्राइकस्पिड वाल्व का रिपेयर हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है, ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने ज़्यादा वाल्व इन्वॉल्व हैं आपके ऑपरेशन से पहले और कितने वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है, रिपेयर हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपका ऑपरेशन के बाद का जीवन कैसा होगा। इसमें आपके ऑपरेशन से पहले लक्षण क्या है, कैसे थे? अगर आपको धड़कन की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, आपको सांस लेने की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, अगर आपको भूख न लगना या पेट का तनाव बहुत ज़्यादा बना रहता था ऑपरेशन से पहले, या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आई हुई थी ऑपरेशन से पहले, ये सब फैक्टर्स जितनी ज़्यादा आपके ऑपरेशन से पहले बने हुए थे, उनके रिलीफ होने का, उनके ठीक होने की दर भी उतनी ही स्लो होती है ऑपरेशन के बाद। और ऑपरेशन करने के बाद इनके रिकरेंस की, ये दोबारा आपको होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कि ऑपरेशन से पहले आपको ये लक्षण थे। जैसे किसी को धड़कन की समस्या थी ऑपरेशन के पहले, अगर आपने बहुत डिले किया सर्जरी करने में या धड़कन की समस्या बहुत बढ़ गई ऑपरेशन के पहले और तब जाके आपने ऑपरेशन करवाया, तो इस बात की बहुत संभावना है कि धड़कन की समस्या ऑपरेशन के बाद भी आपको बनी रहेगी। ठीक इसी तरह सांस भराने की समस्या या पेट फूलने की समस्या या सूजन आने की समस्या, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं कि आपका हार्ट अब कंपनसेट करने की क्षमता खो रहा है। अब मतलब उसके एडजस्टमेंट की जितनी क्षमता थी वो सब खत्म हो रही है, अब वो फेल हो रहा है। तो ये एक तरह का इंडिकेशन होता है। इस स्थिति के आने से पहले, डायग्नोसिस होते ही हमें ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जब ऑपरेशन के दौरान, जब हम ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं और इन वाल्व को रिपेयर करते हैं या बदलते हैं, उस समय वाल्व का कितना ध्यान रखा गया, हार्ट का कितना ध्यान रखा गया, प्रिजर्वेशन हम कहते हैं, चाहे वो हार्ट का मांसपेशियों का प्रिजर्वेशन हो, सर्जिकल टेक्निक में हम कितना वाल्व को प्रिजर्व कर पाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है बहुत लंबे समय में आपका लाइफ का आउटकम कैसा रहेगा इसको निर्धारित करने में। ये कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो आम भाषा में समझना मुश्किल है। बस अपन ये समझें कि जो अनुभवी सर्जन हैं, जिनको वाल्व के ऑपरेशन का अनुभव अच्छा है, ये ज़रूर से आप सर्जरी से पहले पता कर लें। कोई भी सर्जन कहीं भी ऑपरेशन करवा के
ये इस बात की संभावना है कि अगर वो अनुभवी नहीं है तो उतनी अच्छी तरह से ध्यान न रख पाएँ ऑपरेशन के दौरान, और उससे आपको लंबे समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हम आते हैं ऑपरेशन के बाद क्या फैक्टर हैं जो आपको निर्धारित करते हैं कि आपका आउटकम कैसा रहेगा। पिछले वीडियोस में मैंने PTINR के विषय में बहुत डिटेल में बताया है। खून पतला करने की गोली खाने का नियम आपको बहुत ही क्लोजली, बहुत ही बारीकी से मॉनिटर करना है। वाल्व के मरीजों का जीवन ऑपरेशन के बाद आसान नहीं होता। उन्हें खुद किसी और पे निर्भर नहीं, खुद इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये दवा हम नियमित खाएंगे और इस समय के बाद मुझे PTINR का टेस्ट करवाना है। अगर उन्हें किसी तरह की खांसी, बुखार, जुकाम, कहीं फ्रैक्चर हो गया, कहीं कोई बड़ी चोट लग गई, या कोई छोटा ऑपरेशन होना है, दांत निकलवाना है, किसी तरह का, या कहीं ट्रैवल करना है, आपके जो रूटीन दिनचर्या में है उसमें ज़रा सा भी परिवर्तन अगर हो रहा है, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप समय से सतर्क हो जाते हैं तो आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, गोली बराबर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे। अगर दवाओं में कोई परिवर्तन किसी ने सलाह दी है तो उसका ध्यान रखना है, और थोड़े से फ्रिक्वेंटली PTINR करवाते रहना है। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सजगता आपको किसी बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखेगी। दूसरा, ऑपरेशन के बाद अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको देखने में कुछ समस्या हो रही है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरह की अगर समस्या हो रही है, तुरंत फिजिशियन को कंसल्ट करें। हो सकता है कुछ ना निकले, लेकिन आप तत्परता से अगर क्विकली फिजिशियन के पास कंसल्ट करते हैं तो वो आपको बड़ी समस्या से बचा सकता है। आपको धड़कन की समस्या बार बार हो रही है, आपको पेट फूलने की समस्या बार बार हो रही है, आपको सांस की समस्या बार बार हो रही है, यह कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके हार्ट थोड़ा तनाव में है, और कुछ दवाओं का एडजस्टमेंट, कुछ गोलियों का एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। किसी तरह के सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी तरह का इन्फेक्शन हमारे हार्ट पे जोर डालता है, स्पेशली अगर लंग का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो तो। इस कारण से आपको ज़रा सा भी वायरल या किसी तरह का सर्दी, जुकाम, बुखार अगर होता है, तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। उसको इग्नोर करने की, उसको डिले करने की गलती ना करें, क्योंकि अगर वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आपके PTINR पे भी असर डालती है, वो आपके खान पान पे भी असर डालती है, और कई बार उसकी वजह से वाल्व, आपको हार्ट के लक्षण आने लगते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम डेवलप होने लगती हैं। टाइमली अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो सारी समस्याओं को आप तुरंत ही जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद नियमित ईको करवाना, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो 6 महीने, साल भर के अंतराल पे ईको करवा के अपने हार्ट की और वाल्व की फंक्शनिंग, कैसा पंप कर रहा है आपका वाल्व, ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने आश्वस्तता के लिए आप करवाते रहें। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है, पैसे की समस्या है, या ट्रैवलिंग, आपको बहुत दूर जाना पड़ता है इन जांचों के लिए, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि साल भर में, 1.5 साल में एक बार तो कम से कम आप किसी बड़े सेंटर पे जाके और अपनी चेकअप करवाते रहिए। ये आपको किसी मेजर प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा। और PTINR का टेस्ट तो जैसा मैंने बताया कि हर 2-3 महीने पे, जैसा भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपको करवाते रहना चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेशन के लिए बहुत डिले करने से आपकी डायग्नोसिस, आपको डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, आपके लक्षण बहुत बढ़ जाने तक इंतज़ार करने से, और ऑपरेशन किसी अनुभवी सर्जन से ना करवाने से, और ऑपरेशन के बाद कुछ विशेष बातों का ध्यान ना रखने से आपके वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसे प्रभावित होती है। उम्मीद करता हूँ वाल्व के रोगियों को, उनके घर वालों को इस वीडियो से कुछ और जानकारी मिली होगी। फिर ले चलूँगा मैं किसी नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।